Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Let us start the part second of Climate Change Sustainable Development Goals (SDGs). So before starting this video, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, please subscribe to our channel Sure Increment. And if you want study material regarding JIB, you can go to our Telegram channel Sure Increment JIB. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको चारों बुक्स के चैप्टर वाइज नोट्स, MCQs, केस स्टडीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, which will in turn help you to clear your JIB exam. So without further ado, let's start our video. Our first topic is green finance for sustainable development. Rapid economic development is often achieved at the cost of environment. Rapid economic development होगी, उससे एक चीज़ का कॉस्ट आएगा और वो कॉस्ट क्या है? एनवायरनमेंट. कुछ ना कुछ चीज़ हैम्पर ज़रूर होगी और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जिसको वो कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ती है. Dwindling natural resources, degraded environment, rampant pollution are hazardous to public health and pose challenges to the sustainable economic growth. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और जो एनवायरनमेंट है वो भी तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके कारण जो पब्लिक हेल्थ है उसको एक थ्रेट आया है, हैज़ार्ड आया है और इसी के कारण क्या है, चैलेंजेस आए हैं एक इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए. इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है. ग्रीन फाइनेंस रेफर्स टू द financial arrangement that are specific to the use for projects that are environmentally sustainable or projects that adopt the aspects of climate change. So overall अगर हम समझे ग्रीन फाइनेंस का मतलब है ऐसे फाइनेंस जिन फाइनेंस से ऐसे इंडस्ट्रीज़ में ऐसे कामों में इन्वेस्ट हो जिसके कारण कम से कम पोल्यूशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके. सो जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उन्हें के अंदर जो फाइनेंस दिया जाता है उसे हम ग्रीन फाइनेंस कहते हैं. एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, बायोगैस एक्सेट्रा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन दैट इन्वॉल्व्स लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन बिल्डिंग, waste management that includes recycling, efficient disposal and conversion to energy etc. ग्रीन फाइनेंस ऐसे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करता है जिसके कारण जो है पब्लिक हेल्थ कम से कम हैम्पर हो और जो पोल्यूशन जिसके कारण कम हो और जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड ना होते हुए अपग्रेड हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्डअप हो सके. उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि जो फाइनेंस होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोगैस, इसके लिए जो फाइनेंस होते हैं वो ग्रीन फाइनेंस में आते हैं. क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में ई व्हीकल्स आते हैं. उसके कारण क्या होता है, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है. जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है व्हीकल्स में से, अगर हम क्लीन ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस करेंगे, ई व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उसे फाइनेंस करेंगे, ग्रीन फाइनेंस करेंगे, तो उससे गैस एमिशन है वो कम होगा. एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स रिसाइकलिंग, एफिशिएंट डिस्पोजल एंड कन्वर्जन टू एनर्जी. वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी अगर आप फाइनेंस करते हैं वो भी ग्रीन फाइनेंस के अंडर आता है, जिसके अंदर आप रिसाइकलिंग आती है, एफिशिएंट डिस्पोजल आता है एंड जो वेस्ट होता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्लांट लगते हैं वो भी ग्रीन फाइनेंस के अंडर आते हैं. So let us read some more. In order to meet the financial needs for these type of projects, new financial instruments such as green bonds, carbon market instruments and new financial institutions, green banks are being established. They together constitute green finance. अब इन सब फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट ला रही है गवर्नमेंट, जैसे कि उनके नाम हैं ग्रीन बॉन्ड्स, कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर रही है, जैसे कि ग्रीन बैंक्स एंड ग्रीन फंड्स. ये सब मिलाकर जो हमने ऊपर पढ़ा और ये सब मिलाकर इसी को हम ग्रीन फाइनेंस के नाम से जानते हैं. अब ग्रीन फाइनेंस के लिए इंडिया में क्या प्रोग्रेस हुई है, इंडिया ने क्या किया है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं.
इंडिया हैज़ स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग ऑन ग्रीन फाइनेंस एज अर्ली एज 2007। इंडिया ने 2007 से ही ग्रीन फाइनेंस में काम करना शुरू कर दिया था। इन 2008 द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC was formulated with a vision to outline the broad policy framework for mitigating the impact of climate change। और 2007 में इंडिया ने ग्रीन फाइनेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और 2008 में NAPCC को फॉर्मुलेट किया गया था। इसकी जो पॉलिसी थी, इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क यही था कि उसे ये देखना था जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है उसे मिटिगेट कैसे करें, कम कैसे करें। Security and Exchange Board of India (SEBI) made it mandatory for top 100 listed entities based on market capitalization at BSE and NSE to publish annual business responsibility reports since 2012, revise it from time to time। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज थी, BSE और NSE पे लिस्टेड थी। सेबी ने उनको मैंडेट दिया कि वो अपनी एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करें। इन मई 2017 सेबी इशूड गाइडलाइंस फॉर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस, और मई 2017 में सेबी ने गाइडलाइंस इशू कर दिए थे ग्रीन बॉन्ड को इशू करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स 30% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द रूफटॉप सोलर पैनल्स एज सब्सिडी टू द इंस्टीट्यूशनल, रेसिडेंशियल एंड सोशल सेक्टर इन द मोस्ट स्टेट्स। अब इस ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या हुआ, उन्होंने 30% जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट का वो ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 30% का जो ऑफ़र किया इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो एज ए सब्सिडी इंट्रोड्यूस किया। अब ये किसको किसको ऑफ़र कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को ऑफ़र कर रहे हैं, रेसिडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं और सोशल सेक्टर्स को ऑफ़र कर रहे हैं। इन सम ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स द सब्सिडी इज़ अप टू 70% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। नॉर्मल स्टेट्स में ये सब्सिडी जो है वो 30% है, बट कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उसके अंदर ये सब्सिडी अप टू 70% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। द रिजर्व बैंक हैज़ ऑल्सो बीन टेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव्स। रिजर्व, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे ही रिजर्व बैंक ने क्या किया है, प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स बनाए हैं जिसमें वो ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं। It has included the small renewable energy sector under its priority sector lending scheme in 2015। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड कर लिया था। कब? इन 2015। अंडर दिस स्कीम फर्म्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आर एलिजिबल फॉर लोन्स अप टू 30 करोड़ while the households are eligible for loan up to 10 lakh for investing into renewable energy। अब इस स्कीम के अंदर क्या हुआ था, जब ये PSL के अंदर लेके आए थे कि कुछ फर्म्स जो रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस ले रही हैं उनके लिए एक लिमिट थी, जो कैपिंग लिमिट थी वो थी 30 करोड़, जो कि 15 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ की गई थी। कब? सितंबर 4, 2020 को। और ऑन द अदर हैंड जो रिटेल फाइनेंस होगा, ये जो होगा 30 करोड़, ये होगा कॉर्पोरेट टाइप फाइनेंस लिए, बट जो हाउस होल्ड्स को रिटेल फाइनेंस होगा उसका जो लिमिट होगी वो होगी 10 लाख फॉर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। इन सितंबर 2019 इंडिया अनाउंस्ड अ टारगेट टू रीच 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2030। सितंबर 2019 में इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 2030 तक 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने में सक्षम हो जाएगा। तो अभी जो भी ग्रीन फाइनेंस हुए, ग्रीन फाइनेंस में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, RBI सपोर्ट कर रही है, जो भी इनकी तरफ से इनिशिएटिव लिए गए वो डिस्कस किया, RBI ने इनिशिएटिव लिया वो डिस्कस किया। अब उसके अंदर प्रोग्रेस तो हमने देखी, अब जो इसमें चैलेंजेस आए ग्रीन फाइनेंस में भारत के अंदर, वो हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आए। ग्रीन लैंडिंग। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन लैंडिंग। As part of the Green Finance Initiative, the Reserve Bank has included the small renewable energy sector under its priority sector lending scheme in 2015। अब जो ग्रीन फाइनेंस का इनिशिएटिव था उसके अंदर RBI ने जो स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर था उसे PSL के अंदर इंक्लूड कर लिया 2015 में। यही हमने पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा था। As at end March 2020, the aggregate outstanding bank credit to the non-conventional energy sector was around 36,543 crore, constituting 7.9% of the outstanding bank credit to the power generation compared to 5.4% in March 2015। मार्च 2020 के
लास्ट में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को फाइनेंस दिया गया था उसका टोटल था 36,543 करोड़, जो कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है उसका 7.9% है। इन सम ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया स्टिल एट द नेसेंट स्टेज। अब हम तो ओवरऑल देखें तो जो ग्रीन फाइनेंस है वो इंडिया में अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही है। ग्रीन बॉन्ड कंस्टिट्यूटेड ओनली 0.7% ऑफ ऑल द बॉन्ड इशू इन इंडिया सिंस 2018 and bank lending to the non-conventional energy constituted about 7.9% of outstanding bank credit to the power sector as on March 2020। अब देखा जाए जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो ओवरऑल 0.7% ही हैं बॉन्ड इशू हुए थे जो इंडिया में सिंस 2018 में जो बॉन्ड इशू हुए थे उसमें जो ग्रीन बॉन्ड्स थे वो ओवरऑल बॉन्ड इशूड के सिर्फ 0.7% थे। और वन मोर थिंग, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में फाइनेंस है कौन से सेक्टर में, पावर सेक्टर में, वो 7.9% है आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट का एज ऑन मार्च 2020। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़। The aim of CSR is to voluntarily incorporate economic, social and environmental obligation into business operation in order to achieve long-term growth and demonstrate a beneficial impact on the environment, employees, consumers and shareholders and communities। CSR को अगर हम ईजियर लैंग्वेज में समझें तो CSR का मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका ये काम तो है ही कि वो जॉब्स प्रोवाइड करें और प्रॉफिट जनरेट करें, बट इसके अलावा उनका एक सोसाइटी की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल के लिए भी कुछ करें। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू CSR इन इंडिया। CSR के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 135 है, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। In India, companies are now free to spend more than mandated 2% of their net profits on CSR in any year, and the excess amount spent can be set off against the CSR spending obligation in future year। CSR के अंदर जो कंपनीज़ का नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% उसे CSR ड्यूटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्पेंड करना होता है एवरी ईयर। बट नाउ कंपनीज आर नाउ फ्री टू स्पेंड मोर देन मैंडेटेड 2%, बट अगर कंपनी चाहें तो वो 2% से ज़्यादा भी CSR के अंदर स्पेंड कर सकती हैं। इन जुलाई 2019 द गवर्नमेंट हैड अमेंडेड द लॉ दैट ट्रीटेड नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजंस एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ने इस लॉ को अमेंड किया और CSR के नॉन कंप्लायंस को, जो भी कॉर्पोरेट्स CSR को कंप्लाई नहीं करती हैं, नॉन कंप्लायंस करती हैं, उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस के बराबर माना जाता है। द पेनल्टी एटलीस्ट 1 crore फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी एंड एटलीस्ट 2 lakhs फॉर ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2020। अब यही CSR को जो अवॉइड करते हैं उसके लिए अगर कोई भी कॉर्पोरेट CSR को अवॉइड करता है तो उनके लिए 1 करोड़ की पेनल्टी रखी गई है और 2 लाख रुपए ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पिनलाइज किया जाएगा एज पर द लॉ अमेंडेड इन 2020 टू रिप्लेस इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम 3 years फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स दैट वाज ब्रॉट इन 2019। अब ये जो 2 लाख का पेनल्टी दिया गया था, इससे पहले क्या था, अगर कोई ऑफिसर CSR को फॉलो नहीं करता है तो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न था 3 साल का, 3 साल की जेल थी। बस 2019 में इसे बदलकर 2020 में 2 लाख पर ऑफिसर की पेनल्टी में रख दिया गया। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजन इज़ नाउ सिविल रॉन्ग, नॉट ए क्राइम एंड शिफ्टेड सच वायलेशंस टू पेनल्टी रिजीम। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है CSR में वो ये हुआ है कि जो CSR फॉलो नहीं करते हैं उन्हें सिविल रॉन्ग के अंडर रखा जाएगा, ये कोई क्राइम नहीं माना जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ पेनल्टी इस पे रखी गई है कि जो CSR फॉलो नहीं करेंगे उन्हें कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो गाइज, हमारा 10th चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कॉलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।